नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करेंगे संसद की कार्रवाई की, जहां कल एक तरफ राज्यसभा में अमित शाह कमान संभाले हुए थे, आपको पता ही होगा, वंदे मातरम को लेकर। तो दूसरी तरफ लोकसभा में चुनाव सुधार प्रक्रिया को लेकर मुद्दा गर्मजोशी के साथ उठाया गया, पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा। अब उसके बाद से कल से अगर आप देखोगे तो जैसे ही राहुल गांधी की एंट्री होती है, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। अब ऐसे में दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक, भारत के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग, आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा, जिनका एक तर्क है कि वंदे मातरम पर चर्चा करना क्यों जरूरी था, आखिर इससे हासिल क्या हुआ, क्योंकि वो कैलकुलेट करने लगे हैं दिन का मिनट के हिसाब से कितना खर्चा होता है संसद की प्रक्रिया का। अब ऐसी स्थिति में सवाल जो है वो कोई भी पूछ सकता है, लेकिन जब यह पूछा जाता है कि वंदे मातरम पर चर्चा से क्या हासिल होता है, तो पहले हमें यह समझना होगा कि वंदे मातरम है क्या। और इसके सवाल में एक सवाल और है, क्योंकि वंदे मातरम की चर्चा चल रही है, तो वंदे मातरम एक ऐसा गीत जो भारत को जोड़ता है, जो भारत के लोगों में ऊर्जा भरता है, या हम कहें कि आजादी के लिए भारतीयों का एक ही नारा था और वो था वंदे मातरम। तो जो लोग ये सवाल खड़ा करते हैं, जो सवाल पूछते हैं कि वंदे मातरम से क्या हासिल होता है, उन लोगों के लिए एक सवाल के जवाब में एक सवाल है कि आखिर भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा किया गया वो किस समस्या का हल करने के लिए किया गया। क्योंकि कोई ना कोई एक समस्या थी और उस समस्या का समाधान कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि भारत का बंटवारा होने से ही वो हल हो सकता है। तो फिर आज के समय में, आजादी के 75 साल के बाद में, क्या वो समस्या हल हुई? ये जो है वो बड़ा प्रश्न है। और बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि आज भी वो समस्या एज इट इज खड़ी है। कैसे खड़ी है? मुस्लिम लीग, जिसने तर्क के आधार पर अगर हम जाते हैं तो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, हर तरीके से एक धर्म विशेष के या धर्म विशेष की पार्टी ने यह डिमांड रखी कि उनको अलग देश चाहिए, हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, तो उनको अलग देश दिया गया। साथ में यह भी कहा गया कि मुसलमान चाहे तो वो हिंदुस्तान में रह सकते हैं। अब हिंदुस्तान में वो मुसलमान रह भी गए, तो आज देखिए वही लोग जो है वो वंदे मातरम कहने से, उसका सम्मान करने से दूर नजर आते हैं। तो समस्या तो एज इट इज हो गई। आज भी जो है वो एक समस्या इतनी विकराल होती जा रही है कि एक नई चीजों की, नए देश की जो है वो डिमांड रखी जा रही है। तो समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। दूसरा, आतंकवाद, यह एक नई समस्या और भारत के लिए जो है वो खड़ी हुई उस बंटवारे के कारण। तो समस्या का समाधान जो है वो समस्या बनकर आ गया। तो अगर उसके ऊपर कोई हल नहीं निकला तो वंदे मातरम की चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? तो वंदे मातरम की चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो लोग भारत का सोचते हैं, जो लोग भारत का खाते हैं, कम से कम उनको यह एहसास हो कि वंदे मातरम है क्या। अब ऐसी स्थिति में आपने देखा कि अमित शाह ने, और हम भी कहते हैं जितने भी जो मुस्लिम सांसद है, आपने जब भी देखा है कि वंदे मातरम गाया जाता है, या तो वो संसद के बाहर होते हैं या फिर वो बैठे रहते हैं। और दूसरा, जब हम बात करते हैं कि वंदे मातरम को, तो एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए बहुत कुछ जो है वो छेड़छाड़ की गई, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अब यहां पर समस्या की जब हम बात करते हैं तो भारत के दोनों तरफ दो पाकिस्तान बनाए गए। तो आप सोच कर देखिए कि क्योंकि कुछ लोगों का यह सवाल में जो है वो सवाल आ जाता है, इसलिए जिक्र करना जरूरी हो जाता है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, सबको पता है, और हम कभी भी जो है वो इस बात का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि वो हत्यारा था, है और हत्यारा हमेशा रहेगा। लेकिन जब हम उसके दूसरे पक्ष को देखते हैं तो आप सोचकर देखिए,
अगर दोनों पाकिस्तान को जोड़ने के लिए भारत के बीचों बीच से जो सड़क, जिसका एक प्रस्ताव था, अगर उसकी अनुमति दे दी जाती तो भारत का क्या होता? समस्या बहुत बड़ी थी, दोनों तरफ पाकिस्तान था और उसके बीच में भारत के जो है वो बीचों बीच से एक सड़क और दे दी जाती दोनों को जोड़ने के लिए। और इस तरीके की चर्चा और इस तरीके की सारे जो है वो फैक्ट्स पड़े हैं, अगर हम उसको पढ़ना चाहें तो सवाल तो ये भी उठता है। और फिर हम आ जाते हैं चुनाव सुधार की प्रक्रिया के ऊपर। ये वंदे मातरम की बात थी, पहले भी हमने वीडियो में बात की। चुनाव सुधार की प्रक्रिया में राहुल गांधी कांग्रेस कितनी बार लॉन्च करेगी, यह कांग्रेस पार्टी का सब्जेक्ट है, विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर हम देखते हैं तो एक चीज जो साफ तौर से निकल कर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वंदे मातरम के जो चर्चा हुई उसकी शुरुआत की, उसके बाद में जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा ने जो फैक्ट्स रखे, जो तथ्य रखे, भले उसमें कांग्रेस कमजोर थी या कांग्रेस जो है वो स्ट्रांग थी, मजबूत थी, हम उसकी बात नहीं कर रहे। क्या वो बात राहुल गांधी में नजर आती है? अब यह कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने का एक समय है, क्योंकि राहुल गांधी का अगर आप भाषण देखोगे तो कम से कम 15 से 20 मिनट तो वो खादी से बाहर नहीं निकले। अब जब वो खादी से बाहर नहीं निकले तो एक राजनीति में और एक जिसको हम कहें कि सन्यासियों में, साधु सन्यासी जिनकी बात करें, तो एक बात जो है वो बड़े लेवल पर लागू होती है। आपने वो कहानी तो पढ़ी होगी महावीर स्वामी की। जब महावीर स्वामी के पास एक महिला पहुंचती है अपने बच्चे को लेकर, वो पैदल जाती है और जब उसका नंबर आता है, समस्या सुनी जाती है, तो वो बोलती है कि उनका बच्चा मीठा ज्यादा खाता है। तो महावीर स्वामी 7-8 दिन का टाइम देकर उनको वापस भेज देते हैं और फिर बोलते हैं कि आप 8 दिन बाद आइए। 8 दिन के बाद में जब वो महिला वापस आती है और वो पूछती है कि क्या करना चाहिए कि इसका मीठा खाने की आदत छूट जाए, तो महावीर स्वामी उस बच्चे को मीठा खाने से या ज्यादा मीठा खाने से जो नुकसान होते हैं वो बताते हैं, वो समझाते हैं, और फिर बच्चा तैयार हो जाता है कि आज के बाद वो मिठाई नहीं खाएगा। तो इतना सुनकर जो उस बच्चे की मां थी वो जला जाती है, चिढ़ जाती है, और वो पूछती है, और स्वाभाविक भी था कि ये बात तो वो 8 दिन पहले भी समझा सकते थे। तो महावीर स्वामी ने बोला कि 8 दिन पहले तक वो खुद मीठा खाते थे, इसलिए उनकी बात का उतना असर नहीं होता जितना आज असर हुआ, क्योंकि पहले उन्होंने खुद मीठा जो है वो छोड़कर देखा। अब ये बात राहुल गांधी पर कैसे लागू होती है? जो राहुल गांधी अब तक जब जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई या जैसा भी हुआ, जो भी सत्र हुआ, उसमें विदेशी ब्रांड के कपड़े, टी शर्ट और जींस पहन के या ट्राउजर पहन के संसद में दिखाई देते थे, अचानक से वो राहुल गांधी खादी का कुर्ता पहनकर आ जाते हैं और फिर खादी पर ज्ञान बांटते हैं। तो क्या आप लोगों को या हम लोगों को यह लगता है कि राहुल गांधी का वाकई में खादी पर जो है वो बहुत बड़ा ज्ञान है? और उसी के बाद में आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स बनना शुरू हो गए कि विदेशी ब्रांड की जो टी शर्ट पहनने वाला व्यक्ति है वो खादी पर ज्ञान दे रहा है और खादी के हर धागे की बात कर रहा है, फिर इसके साथ वो सोने को भी जोड़कर बता रहा है। तो 15 मिनट का जब आप भाषण सुनोगे तो आपके यही समझ में नहीं आएगा कि चर्चा का विषय क्या है और राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं, एज यूजुअल जैसा कि उनका पहले था। तो एक बार फिर राहुल गांधी की जो लॉन्चिंग थी वो बिल्कुल फेल होती हुई नजर आई। और फिर उसके बाद में जब चुनाव सुधार प्रक्रिया की बात करते हैं तो राहुल गांधी अभी भी जिस ढर्रे के ऊपर वो चल रहे हैं, तो अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी की जो चर्चा है और उस चर्चा का एक जिसको मैं कहूं कि फैक्ट्स जो उन्होंने रखा कि बिहार में वो चुनाव हारे नहीं, उनको चुनाव हराया गया है, तो उस हिसाब से राहुल गांधी आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे। भले ही हम कितना ही कहें कि राहुल गांधी 95 से ज्यादा चुनाव हार गए, क्योंकि उनको एक साजिश के तहत चुनाव आयोग ने वोट चोरी से राहुल गांधी को चुनाव हरवा दिया। अब आप राहुल गांधी की इस समझ पर क्या कहेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो चुनाव क्यों हारा, क्योंकि उसने तो ठीकरा चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ दिया, तो फिर कांग्रेस पार्टी किस बात के ऊपर सर्जरी करेगी और किस बात के ऊपर मंथन करेगी और क्या सुधार करेगी, आप खुद सोचकर देखिए।
मतलब आपने उस सारे रास्ते जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बंद कर दिए कि जब हमने ये कह दिया कि हम चुनाव हारे नहीं, हमें हरवा दिया गया, बस बात खत्म हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राहुल गांधी की जो टीम है इस वक्त, जो राहुल गांधी के लिए रिसर्च करती है, उस टीम में कौन है? तो उस टीम में आपको मिलेंगे, आपको पता होगा, मीनाक्षी नटराजन, आपको मिलेगा कृष्णा अल्लावरू, आपको मिलेगा केसी वेणुगोपाल, आपको मिलेगा जयराम रमेश। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो मैं आपको नाम गिना सकता हूं, जैसे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इन्होंने कभी ना किसी को चुनाव लड़वाया, ना कभी इन्होंने चुनाव लड़कर देखा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। तो क्या पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से आप उस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं जिसमें सारे के सारे राजनेता भरे पड़े हैं? राजनेता का मतलब होता है जो 24/7 सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हो। तो आपकी लड़ाई जब उससे है तो आप उससे लड़ोगे कैसे? और जब आपको उससे लड़ना है तो आपको उसको लड़ने के लिए आपकी टीम वैसी ही होनी चाहिए। और यह बात इसलिए भी लागू हो जाती है क्योंकि राहुल गांधी अभी भी जिस तरीके से अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो कांग्रेस का एक कुनबा, क्योंकि राहुल गांधी 2019 से पहले चौकीदार चोर है लेकर आए थे, और बड़े बड़े राजनेताओं ने ये जो है वो खुले मन से कहा था कि ये नहीं चलने वाला, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी ने उनकी बात मानी? तो राहुल गांधी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। वो लगातार कहते रहे कि नहीं, ये मुद्दा जो है वो जनता तक जाएगा, नीचे तक जाएगा, और शायद इससे जो है वो कुछ संभावनाएं बनेगी। 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या हुई? 2014 से भी सीटें कम हो गई, और उसका असर यह हुआ कि जो राहुल गांधी को इस तरीके का ज्ञान दे रहे थे, जो समझा रहे थे G23 के, वो सारे लोग कांग्रेस पार्टी से या तो वो जो है वो ठंडे बस्ते में चले गए या फिर कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। तो आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी में कौन है? अब राहुल गांधी की एक जिद है, जिस जिद को लेकर वो बैठे हुए हैं। तो अगर उसी जिद पे, क्योंकि SIR के चुनाव से पहले आप और हम जो आकलन करते हैं, सिर्फ उसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, जब वो लोग ये कह सकते हैं और ये कहते हुए नजर आए कि SIR का मुद्दा धरातल पे काम नहीं कर रहा, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी राहुल गांधी उसके जिद पर अड़े रहे, और उस जिद पर ऐसा अड़े कि खुद भी डूब गए और तेजस्वी यादव का भी भट्टा बिठा के छोड़ दिया। अब इस स्थिति में, और दूसरा अगर हम बात करें, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बातें कल सदन के पटल पर बोली, क्योंकि राहुल गांधी को देश सुनता है, तो उसके बाद में मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे को सुनना चाहिए। आप छोड़ दीजिए राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से तुलना करना, निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से फैक्ट्स रखे, मुझे लगता है कि कल का सबसे प्रभावशाली अगर किसी का स्पीच था लोकसभा में तो वो निशिकांत दुबे का था। जिस तरीके से SIR को लेकर उसका, निशिकांत दुबे का जो रिसर्च था कि जहां पर वोट का डिलीशन हुआ, वहां पर बिहार में उन सीटों के ऊपर, जहां एक वैशाली की सीट थी और भी सीटें रामगढ़ की थी, वहां कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, या फिर RJD की जो है वो जीत हुई है। तो यह कहना कि वोट डिलीशन से ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो उस तर्क का इससे सटीक जवाब मुझे लगता है कि हो ही नहीं सकता, और वो भी सीटों का नाम लेकर। और साथ में जब जब चुनाव आयोग की बात की जाती है, तो जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव लड़ाया गया या राज्यसभा में भेजा गया, यह सारा का सारा इतिहास जो है वो कांग्रेस पार्टी के नाम दर्ज है। तो आप अपना जो अतीत है उससे किस तरीके से पीछा छुड़ा सकते हो? और सबसे बड़ा उदाहरण, जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने चुनावों में गड़बड़ी के आरोप और कोर्ट के उसके बावजूद जो खेल और प्रपंच लड़ा उस वक्त, उससे कांग्रेस पार्टी किस तरीके से पीछा छुड़ा सकती है? तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि अपने राजकुमार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी तमाम तरीके की एजेंसियों को धमकाना, उनके ऊपर आरोप लगाना, और
एक तरीके से हम कहें, इसका कारण यह है कि राहुल गांधी के चेहरे की जो धूल है उसको जो है वो कभी साफ ही नहीं करनी है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की स्थिति इसी तरीके से बनी हुई है। दूसरा, एक और अगर इस संदर्भ में हम समझने का प्रयास करें तो आपने देखा होगा, जब भी ऐसी कोई बहस होती है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करे तो लोकसभा में उसका जवाब जो है वो विपक्ष की तरफ से सबसे पहले को किसको देना चाहिए? अब आपका और मेरा जवाब होगा नेता प्रतिपक्ष का। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो ऐसे मौकों पर गायब दिखाई देते हैं और फिर उसके बाद जवाब देना पड़ रहा है गौरव गोगोई को। आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी किसी को भी जो है वो आगे कर सकती है, लेकिन आप सोचकर देखिए, जो सीनियर नेता, जो गद्दावर नेता है, बातों को घुमाना जानते हैं, वो नेता कहां है? और राहुल गांधी ने मोर्चा क्यों नहीं संभाला? और जब कल संभाला तो फिर उनका ज्ञान और उनकी स्क्रिप्ट जो है वो कहां से लिखी गई? तो जो लोग ये कहते हैं ना कि राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता है या कुछ दूसरे शब्दों के साथ जो है वो कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी की इस छवि को बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक राहुल गांधी इस छवि में रहेंगे, उनकी जो मेंटेलिटी, मानसिकता, और वो इससे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी में वो एक छत्र राज करते रहेंगे। तो जहां हम भाषण की, स्पीच की, संसद की कार्रवाई की, सदन की बात करें, तो फिर मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे अकेले जो है वो पूरी कांग्रेस पार्टी के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए कल की लोकसभा की कार्रवाई में। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।